वह एक चांदनी रात थी। चांद की रोशनी से सड़क चमक रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे सड़क के किनारे पेड़ों की परछाइयां मुझे घूर रही हैं और बलूत के पेड़ों की शाखाएं मुझे डराने के लिए मेरी तरफ बढ़ रही हैं। एक बार मैंने सपने में देखा था कि पेड़ ऐसी चांदनी रात में चल रहे थे। उन्होंने अपनी जड़ों को जमीन से बाहर निकाला और फिर दूसरे पेड़ों के पास जाकर पुराने दिनों और बूढ़े हो चुके लोगों के बारे में बातें करने लगे और फिर सुबह होने से पहले अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। और मुझे आज लग रहा था कि यह चांदनी रात पेड़ों के घूमने के लिए सही लग रही है, क्योंकि पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और टहनियों की आवाजों से लग रहा था जैसे वे आज चलना चाहते हैं। अभी कोई ज्यादा रात नहीं हुई थी, केवल 8 ही बज रहे थे और बीच बीच में मुझे कई लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग अपने घर को जा रहे थे तो कुछ शहर की रोशनी, दुकानों और रेस्टोरेंट्स का आनंद लेने के लिए निकले थे। मुझे बचपन का एक गाना याद आने लगा और मैं धीरे धीरे कुछ इस तरह उसे गुनगुनाने लगा। हम तीन, हम कोई भीड़ नहीं, हम किसी के साथी नहीं, मेरी आवाज, मेरी परछाई और मैंने सड़क पर अपनी परछाई को देखा जो चुपचाप मेरे साथ चल रही थी। हम सब अपनी परछाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते और हमारी परछाई जीवन भर चुपचाप बिना किसी शिकायत के हमारे हर बुरे और अच्छे कर्मों की साक्षी बनकर हमारे साथ रहती है। सड़क पहाड़ी की तरफ जा रही थी जहां ऊंचे देवदार के पेड़ थे। निस्तब्ध शांति थी। अचानक पुराना कब्रिस्तान दिखाई देने लगा। उस कब्रिस्तान में कई पुरानी कब्रें थी, कुछ नई कब्रें भी थी जिन पर डालिया के फूल बिखरे हुए दिख रहे थे। बारिश की वजह से कब्रिस्तान की एक जगह से दीवार ढह गई थी, जिसके साथ कुछ कब्रों के पत्थर भी उसके साथ गिर गए थे। किसी की कब्र खुली पड़ी थी। सड़ता हुआ ताबूत और उसकी कुछ बिखरी हुई हड्डियां ही अवशेष के रूप में बची थी, जो कभी आपकी और मेरी तरह जिंदा था। कब्र का पत्थर सड़क के किनारे पड़ा था, उस पर लिखावट मिट चुकी थी। मुझे ऐसी चीजों या जगह से खास रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने झुककर हड्डी का टुकड़ा उठा लिया। मेरे हाथ में उठाने से वह टुकड़ा चूर चूर हो गया। उस चूरे को मैंने अपने हाथों से वहीं घास पर गिरने दिया। तभी कहीं से किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। पहले पहल मैंने सोचा कि यह कोई व्यक्ति होगा जो मेरी तरह सैर के लिए आया होगा और अपने आप में सीटी बजा रहा होगा, जैसे मैं अपना बचपन का गाना गुनगुना रहा था। लेकिन सीटी की आवाज बहुत तेजी से करीब आ रही थी। अब सीटी की आवाज बहुत ऊंची और खुशी से भरी थी। मैंने देखा कि एक लड़का तेज साइकिल चलाता हुआ तेजी से मेरे सामने से निकला। मैं उसकी केवल एक झलक देख पाया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह वापस आ रहा था। इस बार वह मुझसे कुछ फीट की दूरी पर रुक गया और मेरी तरफ देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराया। 14-15 साल का सांवला सा दुबला पतला लड़का। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी साइकिल में घंटी नहीं है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस जरा सा मुस्कुराया। मैंने उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह अचानक से वहां से चला गया, खुशी से सीटी बजाता हुआ। सीटी की आवाज धीमी से धीमी होती चली गई और फिर सुनाई देना बंद हो गई। रात काफी हो चुकी थी और मैं घर की ओर चल पड़ा। कई दिनों के बाद मैं फिर से पहाड़ी के ऊपर देवदार के पेड़ों से घिरे उस कब्रिस्तान की तरफ गया। कब्रिस्तान की दीवार का मरम्मत का काम चल रहा था। मैंने चौकीदार से पूछा कि इस टूटी हुई कब्र का क्या होगा। चौकीदार ने बताया कि कब्र की मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। चौकीदार की मदद से मैंने बिखरी हुई हड्डियों को दोबारा टूटी हुई कब्र के अंदर रखा और कुछ सोचकर मैंने कुछ पैसे चौकीदार को दिए ताकि वह उस खुली कब्र को ठीक करवा दे। उस कब्र के पत्थर पर नाम तो मिट गया था, लेकिन तारीख पढ़ी जा सकती थी और तारीख थी 20 नवंबर 1950। आज से कुछ 50 साल पुरानी तारीख थी। मैं जानना चाहता था तो मैं चर्च में चला गया, जहां मैंने 1950 के पुराने रिकॉर्ड्स देखे। 1950, मैं सोचने लगा। उस समय मैं खुद एक स्कूल बॉय था। मुझे रजिस्टर में एक नाम मिला, माइकल दत्ता, उम्र 15, मृत्यु का कारण रोड एक्सीडेंट। मैं केवल अनुमान लगा रहा था। सही जानकारी तक पहुंचने के लिए मुझे कोई वहां का पुराना निवासी ढूंढना था, जिसे शायद वह लड़का या फिर वो रोड एक्सीडेंट याद हो। वहीं पहाड़ी पर मिस मार्ली रहती थी।
जो एक रिटायर्ड टीचर थी। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और वह वहाँ पिछले 50 सालों से रह रही थी। मैं उनसे मिला और माइकल के बारे में पूछा। वह याद करते हुए बोली, माइकल बहुत ही आकर्षक और खुश मिजाज लड़का था। वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। वह मेरा स्टूडेंट था। बस उसे कहने भर की देरी होती थी कि मुझे अखबार या एस्पिरिन चाहिए तो वह अपनी साइकिल पर लेने चल पड़ता था। वह तेजी से इन ढलान भरे रास्तों पर साइकिल दौड़ाता था, लेकिन ये तीखे मोड़ों वाले पहाड़ी रास्ते तेजी से साइकिल चलाने के लिए नहीं बने हैं। एक लोडेड ट्रक चढ़ाई पर आ रहा था। एक तीखे मोड़ पर माइकल ट्रक से तेजी से सामने से टकरा गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह होश में ना आ सका। ये तो जाहिर है कि तुमने उसकी कब्र देखी है, इसीलिए तुम यहां आए हो। मैंने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो वे बोली, उसके माता पिता कुछ दिन बाद यहां से चले गए थे, शायद विदेश। बहुत ही खुश मिजाज था माइकल। अगर वह आज होता तो तुम शायद उसे पसंद करते। वह रहस्यमय साइकिल सवार मुझे कुछ समय तक दिखाई नहीं दिया। कई महीने बीत गए। मॉनसून का महीना था। रात घिराई थी और मॉनसून की तेज बारिश हो रही थी। मैं पुराने कम्युनिटी सेंटर से डिनर पार्टी से एक बेहद तंग और ढलान भरे रास्ते से घर लौट रहा था। चारों तरफ बारिश की वजह से धुंध फैली थी। धुंध इतनी गहरी थी कि मेरी टॉर्च की रोशनी धुंध से टकराकर वापस आ रही थी। आसमान में तेज बिजली कड़कने के साथ बारिश और भी तेज हो चली थी। मैं धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ रहा था। अचानक बहुत तेज बिजली कड़की और वह रहस्यमय लड़का धुंध में से मेरे सामने प्रकट हुआ और सामने खड़ा हो गया। यह वही लड़का था जो मुझसे साइकिल पर कब्रिस्तान के पास मिला था। इस बार वह मुस्कुराया नहीं, बल्कि उसने मेरी तरफ अपना हाथ हिलाया। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मैं शांत खड़ा रहा। मैंने देखा कि मेरे सामने की धुंध थोड़ा साफ हुई और फिर मैंने देखा कि मेरे आगे कुछ ही फीट की दूरी पर रास्ता ही नहीं था। बजाय रास्ते के खाली जगह थी और फिर उसके बाद लगभग 100 फीट की गहरी खाई थी। मैं धुंध में अगर कुछ फीट आगे बढ़ा होता तो गहरी खाई में गिर जाता। मैंने जैसे ही अपने कदम पीछे हटाए और एक झाड़ी को सहारे के लिए पकड़ा, ठीक तभी वह साइकिल वाला लड़का गायब हो गया। मैं घबरा गया था। जैसे तैसे वापस कम्युनिटी सेंटर पहुंचा और लाइब्रेरी में चेयर पर बैठकर मैंने पूरी रात बिताई। क्या आज उस लड़के ने खाई में गिरने से मेरी जान बचाई थी? मैंने उस रहस्यमय लड़के को फिर दोबारा नहीं देखा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब मैं फ्लू की चपेट में बुरी तरह आ गया और मैंने बिस्तर पकड़ लिया, तब मैंने अपने बिस्तर पर पड़े पड़े उसकी सीटी की आवाज़ अपनी खिड़की के नीचे सुनी। क्या वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था और बुला रहा था, या फिर यह बताना चाहता था कि सब ठीक है? मैंने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब तक मैं ठीक नहीं हो गया तब तक मैं उसकी सीटी की आवाज़ सुनता रहा, जो मेरे ठीक होने पर धुंधली होती गई। और जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो वह सीटी की आवाज़ आना भी बंद हो गई। ठीक होने पर मैं फिर से पहाड़ी के ऊपर घूमने जाने लगा। मैं उस पुराने कब्रिस्तान के आसपास घूमता रहता, लेकिन ना वह सीटी की आवाज़ सुनाई देती और ना ही उस सीटी को बजाने वाला वह रहस्यमय लड़का मुझे कभी दिखाई देता। मुझे बड़ा अकेलापन महसूस होता। मैं कोई दोस्त साथी चाहता था, चाहे भले वह रहस्यमय साइकिल सवार ही क्यों ना हो। लेकिन वहाँ केवल पेड़ थे और सिर्फ पेड़। और इसलिए मैं हर शाम अंधेरे में घर लौटते वक्त अपने बचपन का गाना गुनगुनाता रहता। हम तीन, हम अकेले नहीं हैं, हम किसी के साथी भी नहीं हैं। मेरी आवाज़, मेरी परछाई और मैं।